पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल और प्रीएम्बल का बैकग्राउंड कि प्रीएम्बल कैसे लिया गया और दूसरा प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस। इसमें हम प्रीएम्बल का इंटरप्रिटेशन करेंगे। प्रीएम्बल आपको 3 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला तो वेयर द अल्टीमेट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज, माने व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजर्व। दूसरा प्रीएम्बल बताता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो नेचर के लिए 5 एडजेक्टिव्स हैं: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये 5 हैं जो इसके प्रकृति को बताते हैं। इसके बाद तीसरी बात है कि व्हाट आर द गोल्स टू बी अचीव्ड। तो गोल्स में याद करने के लिए थोड़ा सा आसानी करने के लिए हम आपको दे रहे हैं, ट्रिक दे रहे हैं कैसे आप। एक तो पहला तो जस्टिस है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए। तो दिस इज द गोल, दीज आर द गोल्स: जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; equality of status and opportunity; and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation। तो इसमें जो जस्टिस है उसको छोड़ दें तो बाकी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट आप करके याद कर लें, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये 3 वो टर्म हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनको इस्तेमाल किया गया था, लाइटनिंग फोर्स की तरह इस्तेमाल किया गया था। और ये 3 डिमांड थी कि हम अपने राज्य के लोगों के लिए लिबर्टी और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मांग रहे हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये क्लेरियन कॉल था और उसको आप याद रखें। तो ये बाकी केवल जस्टिस आपको याद रखना। तो सबसे पहले सोर्स, तो सोर्स मैंने बताया कि संविधान कहता है कि हम, जैसे आपको बताया पढ़ाया जाता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट सॉवरेन है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि सॉवरेनिटी लाइज इन पार्लियामेंट। इंग्लैंड में पार्लियामेंट सॉवरेन है, पार्लियामेंट जो करेगा उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। तो आपसे जैसे सवाल पूछ लिया जाए कि वेयर द अल्टीमेट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ लैंड, पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेट पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, और इसीलिए द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। अब आते हैं सवाल नेचर के। इसमें जो 5 सॉवरेनिटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है, इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 2 टर्म नहीं थे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़े गए। तो नंबर 1 सॉवरेन। देखिए अभी तक के बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने भी एक्ट इंडिया में पास हो रहे थे, दे वर नॉट सॉवरेन एक्ट, क्योंकि दे वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर इंडिया एंड इंडिया वाज अ सब्जेक्ट नेशन। हम सॉवरेन नहीं थे, अब हम सॉवरेन हैं। सॉवरेन का मतलब है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट लॉज एज पर द नीड ऑफ द लैंड, नॉट टू बी गाइडेड बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी और एनी एक्सटर्नल स्टेट। कि अब भारत की संसद, भारत अपने संविधान, अपना नियम, अपने कानून स्वयं बना सकता है। भारत की संसद कोई कानून बना सकती है और भारत के बाहर की कोई शक्ति हमें अपने कानून बनाने की सीमाएं निर्धारित नहीं करेगी। माने वी आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी फॉर एनी ऑफ आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज। किसी भी तरीके की बाह्य और आंतरिक क्रियाकलापों के संचालित करने में हम किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। दैट इज संप्रभु। संप्रभु माने कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और वैदेशिक क्रियाकलापों को, मोटा मोटी यह है कि अब हम किसी तरीके का कानून बनाते हैं तो दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट।
माने पहले जो कानून बनते थे दे वर सब्जेक्ट टू बी रेटिफाइड by the British Parliament, and unless and until they were endorsed by the British Parliament and consented by British Lord माने किंग या क्वीन, तो उनको हम लीगल स्टेटस नहीं दे पाते थे। अब इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट और हमारी पार्लियामेंट किसी भी तरीके का, हमारे लेजिस्लेचर जो है दे कैन लेजिस्लेट लॉज एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड एज दे आर अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब एक सवाल उठता है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, तो इसमें ये सवाल उठा दिया जाता है कि इफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है, तो इससे सॉवरेनिटी पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन ये हमारी सॉवरेनिटी को प्रश्न चिन्ह उठाना ठीक नहीं है। पहले नेहरू जी ने कहा था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से ब्रिटिश टर्म हटा दिया जाए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन रहता है तो हम उसके सदस्य बने रहेंगे। और ये ध्यान रखने की बात है कि टू बी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और नॉट टू बी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन अस, ये हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है। दैट इज द कर्टसी, इट इज आउट ऑफ द कर्टसी दैट वी आर द मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एंड आउट ऑफ विल वी आर द मेंबर, एंड आउट ऑफ विल वी सीज टू बी द सेम। हम चाहें तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता का त्याग कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, दैट इज द कर्टसी अरेंजमेंट, ये बाध्यकारी नहीं है, इसलिए दैट डज नॉट रेज एनी क्वेश्चन ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत के संप्रभु हैसियत पर किसी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अब दूसरा है टर्म सोशलिस्ट। ये ध्यान रखने की बात है कि हमने सोशलिस्ट टर्म का इस्तेमाल संविधान में एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। लेकिन क्यों नहीं किया गया था कि इंडिया डिडंट वांट टू बी द मेंबर ऑफ आइदर ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड पावर बन रहे थे, एक कम्युनिस्टिक या सोशलिस्ट ब्लॉक था, दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, तो हम दोनों से निरपेक्ष रहना चाह रहे थे। इसलिए नाइदर इंडिया वांटेड टू बी एक्सप्लिसिटली द मेंबर ऑफ द कैपिटलिस्ट block of the world, not wanted India to be the member of, not that India want to be the member of the communist block of the world। तो हमने इस तरीके से दोनों को अवॉइड करते हुए, अपने को न्यूट्रल रखते हुए, सोशलिस्ट में जो सोशलिज्म का मतलब होता है वो हमारे प्रियम्बल में पहले से था, दैट इज द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। व्हाट सोशलिज्म इम्प्लाइज, जो समाजवाद का मतलब होता है वह मतलब पहले से हमारे प्रियम्बल में था, लेकिन हम घोषित रूप से अपने को समाजवादी नहीं लिख रहे थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद इंदिरा जी ने उसमें परिवर्तन करा दिया और घोषित रूप से समाजवादी। और ये आपसे पहले में सवाल भी पूछा गया है कि जब कांग्रेस का अवधि सेशन हुआ था 1955 में, तभी नेहरू जी ने कहा था कि हम जो है वो सोशलिस्ट टाइप के हैं, लेकिन हम सोशलिस्ट प्योर नहीं थे। हम नेहरू जी को कोट करना चाहते हैं इसमें, अवधि सेशन में कांग्रेस को कोट करना चाहते हैं। एट द अवधि सेशन इन 1955, Congress explains this objective as establishing a socialistic pattern of society by resolution. In order to realize the objects of Congress and further the objective stated in the preamble and directive principles of the state policy of the Constitution of India, planning should take place with a view to the establishment of the socialistic pattern of society, where the principal means of production are under social ownership or controlled, production is progressively speeded up, and there is equitable distribution of the national wealth। लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की बात हम लोगों ने की थी, लेकिन सोशलिस्टिक रहने की बात नहीं की। अब यहाँ थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन को और आगे बढ़ा ले तो एक तरीके से भारत का जो सोशलिज्म है वो अभी भी गांधीवादी सोशलिज्म है। गांधी भी एक तरीके के मतलब एक सोशलिस्टिक थॉट उनका था, गांधी को भी सोशलिस्ट माना जाता है, सोशलिस्ट की तरह गांधी को भी एनार्किस्ट माना जाता है, लेकिन प्योर सोशलिस्ट हम नहीं है। और आज के दौर में तो ये देखा जा रहा है कि बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जब से ये सोशलिस्ट टर्म जोड़ा गया है उसके बाद से तो भारत का जो चाल चलन है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वो बहुत ज्यादा सोशलिस्टिक नहीं हुआ है। लेकिन अब घोषित रूप से भारत का संविधान सोशलिस्ट अपने को घोषित कर रहा है और प्रियम्बल सोशलिस्ट कहता है, समाजवादी कहता है। तो ये एक जो एडिशन है वो नहीं लगता है कि कोई क्वालिटेटिव चेंज कर रहा है
भारत के संविधान में, क्योंकि जो सोशलिस्ट का मतलब था वो पहले से इम्प्लाइड था, पहले से नीचे लिखा हुआ था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी इस तरीके की बात कही गई थी, लेकिन घोषित रूप से सोशलिस्ट हमें नहीं कहा गया था। यह सोशलिस्ट है। तीसरा सेकुलर है। सोशलिस्ट की तरह सेकुलर भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसको अवॉइड किया था कि सेकुलर ना लगाया जाए। सेकुलर को लेकर के जो हिंदी अनुवाद है, पहले इसको धर्मनिरपेक्ष कहा गया, जो कि निश्चित रूप से ठीक नहीं था। अब इसका हिंदी अनुवाद जो है वो पंथ निरपेक्ष है। हिंदी अनुवाद बिल्कुल ठीक है। सेकुलर हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया था कि व्हाट सेकुलर इंप्लाइज, जो जिस सेकुलरिज्म का जो मतलब होता है वो पहले से भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रेमल में डाला था, दैट इज द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इन पांचों टर्म्स को समझाने के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में